हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, विकास जिसको हम कह सकते हैं। पहले हम विकास को समझने का प्रयास करें। विकास किसे कहते हैं? तो विकास का तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्थाओं, सेवाओं की बढ़ती क्षमता जो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से कर सकें ताकि जीवन स्तर में अनुकूल परिवर्तन आए। विकास का मतलब जीवन में अनुकूल, जीवन के स्तर में अनुकूल परिवर्तन आए बच्चों, संसाधनों के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार और साथ ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीवन स्तर में सुधार की हम बात कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था में वृद्धि की हम बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होनी चाहिए और आपके जीवन स्तर में भी सुधार होना चाहिए। तो जीवन स्तर में, अर्थव्यवस्था में सुधार कब होगा बच्चों? जब आपका स्वास्थ्य सही होगा, आप शिक्षित होंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ें। विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास का अलग लक्ष्य है। लोग क्या सोचते हैं विकास के बारे में? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या सोचता है विकास के बारे में? काम करने के अधिक दिन। तो एक गरीब जो किसान है वो चाहेगा कि मुझे काम करने के अधिक दिन मिले। जैसे अगर किसी को एक हफ्ता मिल रहा है, वो चाह रहा मुझे 1 महीने या 1 साल तक मुझे काम मिलता रहे। फिर बेहतर मजदूरी। भूमिहीन किसान चाहेगा कि मुझे अच्छी मजदूरी मिले, अगर 100 रुपये है तो मुझे 200 रुपये कम से कम मिले। सामाजिक भेदभाव नहीं, सामाजिक भेदभाव उसके साथ नहीं हो। जैसे आपने समाज में देख ही रहे हैं, सामाजिक भेदभाव हम देखते हैं समाज में, आप अपने अगल बगल देखते ही होंगे। उत्तम स्कूल उनके गांव में, मतलब अच्छा स्कूल उनके गांव में हो। उत्तम, अच्छा मतलब बैठने की व्यवस्था हो, उचित प्रकाश हो। ठीक है बच्चों, उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले, उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले और उत्तम स्कूल मिले बच्चों। अब ये थी एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की विकास का जो लक्ष्य था वो क्या सोचता था। और एक समृद्ध किसान क्या सोचता है? तो समृद्ध किसान सोचता है उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य। उपज के लिए समर्थन मूल्य मतलब अगर उसको 1 केजी गेहूं 10 रुपये का है तो सोचे कम से कम 1 केजी जो गेहूं हो प्रति किलो वो कम से कम मुझे 20 रुपये मिले। उसको बोलते हैं ज्यादा समर्थन मूल्य वो चाहता है। फिर यहाँ पे हम बात करें मेहनती और सस्ती मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना। वो चाहता है कि ऐसे मजदूर मुझे मिले, ऐसे मजदूर मुझे मिले जो मेहनती भी हो और सस्ती, मतलब मजदूरी भी कम लेते हो। उससे मेरा क्या होगा? समृद्ध किसान क्या सोचेगा? मेरी उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित होगी। ठीक है बच्चों, फिर आ जाते हैं आय और अन्य लक्ष्य। तो इन सब से यह पता चलता है कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, ठीक है ना, परमानेंट काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले, उपज पर अच्छी कीमत मिले। और आय के अलावा अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? बराबरी का व्यवहार। मतलब ऐसा नहीं ऊंच नीच का भाव ना हो, ठीक है ना, बराबर का भेदभाव हो। सुरक्षा बच्चों, सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर वो कहीं 10 मंजिला इमारत पे काम कर रहा है तो वो चाहेगा कि मेरी सुरक्षा हो, अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो तो मेरी परिवार को बेनिफिट मिले। फिर ये स्वतंत्रता, ठीक है। फिर दूसरों से आदर मिलने की इच्छा, वो चाहेगा कि मुझे से दूसरों से सम्मान मिले। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है तो उसे स्वीकार करने से पहले आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। जैसे कि आपको नौकरी मिल गई कहीं दूर दराज इलाके में, तो आप चाहोगे कि मुझे, मतलब आय के साथ साथ अतिरिक्त क्या क्या चीजें मुझे मिलनी चाहिए। तो आपके परिवार के लिए क्या सुविधा उपलब्ध होगी? सबसे पहला पॉइंट ये है। काम करने का वातावरण कैसे होगा? सीखने का अवसर है। काम के दिनों की संख्या कितनी होगी? 30 दिन होते हैं एक महीने में, तो काम के दिनों की संख्या क्या होगी भाई? 26 दिन होगी। 4 दिन मुझे संडे के रेस्ट मिलेगा, रविवार को। क्या नौकरी की सुरक्षा है? क्या नौकरी की सुरक्षा है जिस नौकरी को मैं कर रहा हूं? काम के घंटों का समय कितना होगा? ठीक है ना, काम के घंटों का समय कितना, 8 घंटा है या 10 घंटा है, एक निश्चित समय होना चाहिए। छुट्टी के दिनों की संख्या और क्या नहीं, मतलब छुट्टी के दिनों की संख्या क्या होगी? जैसे हमारे पूरे महीने में लगभग 4 संडे आते हैं, तो 4 संडे की छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी उसका
कहना है। फिर हम राष्ट्रीय विकास पे आ जाता है। राष्ट्रीय विकास सबसे पहले प्रश्न आ जाता है हमारे पास। ये प्रश्न है हमारे लिए, क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाएगा? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। ये जितने प्रश्न हैं इन पे हमारा विचार करना है, तभी हमें राष्ट्रीय विकास। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण से समझें। अगर किसी क्षेत्र में हम बांध बना रहे हैं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए किसी के लिए ये परस्पर विरोधी और निर्णय, किसी के लिए वो बांध क्या हो जाएगा, एक उपयोगी है, और किसी के लिए वो क्या हो जाएगा, विनाश का कारण हो जाएगा, किसी के लिए विकास का कारण हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे चीज विशेष कर क्या चीज का ध्यान दे रहे हैं कि वो विकास एक व्यक्ति के लिए नहीं, बाकी सभी के लिए हो। ठीक है ना, विकास का जो कार्य हो वो सभी के लिए हो। अब आ जाते हैं हम राष्ट्रीय आय पे हम बात करें। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो एक राष्ट्र के अंदर उपस्थित सारे नागरिकों के आय को जोड़ दिया जाए तो उसे हमारे पास राष्ट्रीय आय आ जाती है। अगर हम पूरे देश के नागरिकों की आय को जोड़ देते उसको हम राष्ट्रीय आय। लेकिन कुल आय से हमें औसत आय के विषय में जानकारी नहीं मिलती। औसत आय क्या होता है बेटा, कि एक व्यक्ति की आय कितनी होगी, एक व्यक्ति की आय कितनी होगी। तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, तो इसमें है देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, उसे हम प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। ये उसका सूत्र भी है, प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या बच्चों। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे कैसे हम आय का पता करेंगे। तो एक उदाहरण और तालिका दे रखे, दो देशों के नाम दे रखे हैं। 2012 नागरिकों की मासिक आय के हिसाब से देश का ये हमने निकाला मैंने। लगभग इनकी औसत आय 10,000 आ रही है, मतलब बराबर है दोनों देशों की। तो ये निकाला मैंने प्रति व्यक्ति आय। ये आप ऊपर का जोड़ देंगे, ये ऊपर की जनसंख्या है और ये पूरी आय है, तो बटे जनसंख्या। ठीक है ना, जो निकल जाएगा। फिर यहाँ आय और अन्य मापदंड, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो उदाहरण एक तालिका से दें। वर्ष 2014 के अनुसार भारत और उनके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े हम देखें तो यहाँ पे देखें कि हम श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश हैं। तो यहाँ पे सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय अमेरिका डॉलर 2015 की शक्ति क्षमता के अनुसार जन्म के समय संभावित आयु, मतलब ये यहाँ पे स्वास्थ्य की हम बात करेंगे। विद्यालयीय औसत 25 वर्ष या उससे अधिक। विश्व में मानव विकास सूचकांक में उनकी रैंक क्या है 2016 के अनुसार। तो यहाँ पे देखें इसकी प्रति व्यक्ति आय श्रीलंका की सबसे अधिक है। यहाँ पे जन्म से लेकर के 75 वर्ष यहाँ पे, और लगभग 25 वर्ष या उससे अधिक जो विद्यालय जाते हैं 10.9 है, और जो रैंक है वो 73 है। भारत का अगर हम देखें तो 5,663 है। यहाँ पे आयु जो 68.3 है। यहाँ पे जो विद्यालय जाने 6.3 और 131वीं रैंक है। म्यांमार का भी अगर हम देखें 4,943 है, 66 इसकी वो है, और 4.7 और 145 रैंक है। इसी प्रकार पाकिस्तान 5,031, 60, 5.1 और 147। नेपाल की देखें हम 2,377, 70, 4.1 और 145। बांग्लादेश की देखें 3,341, 72 यहाँ पे इसकी एज, और यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने वाले उसकी संख्या, और 139 की रैंक है। 188 देशों में ये रैंक है। तो सबसे बेस्ट रैंक अगर हम देखें तो यहाँ पे श्रीलंका की है। अगर हम देखें एक मापदंड के अनुसार अगर हम देखें, ठीक है ना, ये हमारा पड़ोसी देश है और इसकी सबसे अच्छी रैंक है अगर हम मानव विकास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार। तो अब क्वेश्चन बनता है, कौन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए मापदंड क्या है? तो आपको मालूम है मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी, जिसका फुल नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये हर साल वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और इसके मापदंड क्या होते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय बच्चों। यहाँ पे आ जाते हैं हम सतत पोषणीय विकास की हम बात करें तो पर्यावरण में बाधा के बिना विकास करना तथा भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
सरल शब्दों में अगर हम कहें तो पर्यावरण का इस प्रकार से दोहन करना कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखना बच्चों। और विकास तो आपको मालूम है, विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चढ़ने वाला प्रश्न है। विकास एक लंबी चलती एक प्रोसेस है जो चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपको जो भी कहना हो मुझे व्हाट्सएप पे आप कमेंट्स करके जो भी जहाँ पे आपको समझना है आप बता सकते हैं मुझे। धन्यवाद बच्चों।